नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग आज आर और ईओ को लेकर एकत्र आए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने आज पवन कुमार जी हैं और पवन कुमार जी पिछली जो आर की वैकेंसी है उसकी सिलेक्टेड है और ऑल राजस्थान में उनकी 4th रैंक है। तो देखिए मित्रों, आपको आर और ईओ को लेकर जो भी समस्याएं आ रही है तो आप इनके साथ साझा कर सकते हैं। और आज आपको पवन जी इस आर और ईओ का जो प्रोसेस है पूरा बताएंगे कि इसमें क्या कार्य क्षेत्र रहता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, और उसके साथ ही आपको कौन कौन सी बुक्स है वो पढ़नी चाहिए, किस प्रकार आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम को लेकर। और इसके साथ अगर बात करें अलावा तो पवन जी की, तो पवन जी पिछली 2 से 3 वैकेंसी है जो RAS की उसकी मेंस लिख चुके हैं और आपकी बार वे इंटरव्यू के लिए आमंत्रित दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये तमाम प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करवा लेंगे कि आर और ईओ की पोस्ट किस प्रकार भरनी है, अभी फॉर्म चालू है, ठीक है ना। तो और भी कोई आपका ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं उनको कोई इश्यू आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपको वहाँ पर जवाब दिया जा सके। और ऑनलाइन किसी बात ऑफलाइन वाले का आप मुझे से पूछ सकते हैं, कोई अगर आपको समस्या आपको आ रही है तो, ठीक है। और इसके साथ ही आपको मोटिवेशन भी कर देंगे किस प्रकार आपको पढ़ना है वगैरह इसको लेकर, ठीक है। तो और कोई इश्यू तो नहीं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय पवन जी को। पवन जी आप बताएं और इन तमाम विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक सेवा के लिए एक भर्ती आई है अभी 2022 में, जिसमें 2 प्रकार के एग्जाम एक ही है बट 2 प्रकार के पद है, ईओ और आर। ईओ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आर मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। इसको हिंदी में अधिशासी अधिकारी कहते हैं और इससे राजस्व अधिकारी कहते हैं। ये दोनों ही पद राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक सेवा के हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, अभी जो भर्ती आई है उसमें इन पदों का डिवाइडेशन इस प्रकार का रखा है, ईओ और आर से। दोनों प्रशासनिक पद है। ये आर है जो राजस्व अधिकारी है, केवल राजस्व का कार्य करेगा, इस प्रकार की इसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं। राजस्थान नगर पालिका जो सर्विस है इसमें कई प्रकार की पोस्टें हैं, जिनमें सबसे ऊपर वर्तमान में जो पद है वो होता है आई। क्या होता है? आई। उसके बाद में होता है ईओ थर्ड, सॉरी सेकेंड, और उसके बाद में होता है ईओ थर्ड, और उसके बाद में होता है ईओ फोर्थ। इसी प्रकार रेवेन्यू के अंदर राजस्व के तहत आईआर की चलती है। जो पद होता है उसमें होता है राजस्व अधिकारी, फर्स्ट और आर। इसके अलावा एक और पद दिया जाता है जिसमें होता है टैक्स असेसर, जिसे कर निर्धारक क्या कहते हैं। इसके अलावा एक और पद लिया जाता है जिसमें होता है सचिव। अपने माइंड में एक प्रकार से क्लियर हो जाए कि ये जो प्रशासनिक सिस्टम है ये किस प्रकार होता है और क्या होता है। जैसे 73वां और 100वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 100वां जो संविधान संशोधन था उसमें नगरीय निकायों को स्वायत्तता प्रदान की गई, और उस स्वायत्तता के तहत जो नगरीय निकाय होते हैं उसमें 2 प्रकार के पद होते हैं, राजनीतिक और दूसरा होता है प्रशासनिक। जैसे मान लो कोई एक म्यूनिसिपलिटी है, एक नगरीय निकाय है, जिसे नगर पालिका कह सकते हैं, नगर परिषद कह सकते हैं, नगर निगम कह सकते हैं। जो नगर पालिका होती है उसका हेड होता है अध्यक्ष। राजनीतिक दृष्टिकोण से
नगर परिषद होती है, उसका हेड होता है सभापति, जैसा कि आप पढ़ते हैं। और नगर निगम होता है, उसका अध्यक्ष होता है महापौर। क्या होता है? उसी प्रकार इसमें जो प्रशासनिक सिस्टम होता है, उसमें नगर पालिका का जो अधिकारी होता है वो अधिशासी अधिकारी होता है, ये होता है। नगर परिषद का जो हेड होता है उसे आयुक्त कहते हैं। और इसी प्रकार नगर निगम का जो हेड होता है उससे भी नगर निगम का आयुक्त कहते हैं। जो नगर निगम का आयुक्त होता है, अमूमन ये जो पद होते हैं वो IAS और RAS के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? IAS और RAS। और इसमें जो आयुक्त बनते हैं, राजस्थान की 99%, अमूमन 100% जो राजस्थान की नगर परिषदें हैं, उनके अधिकारी RMS से राजस्थान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, जिसमें ये जो प्रमोशन होके आगे बढ़े। अब इसमें थोड़ा सा आपको आगे बढ़ता देता हूँ किस प्रकार इनका प्रमोशन होता है। ये दो पद होते हैं, EO और RO सेकंड और टैक्स असेसर। ये डायरेक्ट भर्ती के द्वारा लिए जाते हैं। किसके जरिए लिए जाते हैं? डायरेक्ट भर्ती। इसमें इसके अलावा और RO के अधीन होता है, जिसको RI कहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और उसके नीचे होता है ARI। ये भी इसी प्रकार प्रमोशन से ऊपर बढ़ते हैं, परंतु RI का प्रमोशन टैक्स असेसर पे होता है। किस पे होता है? टैक्स असेसर। ये टैक्स असेसर है, एक है टैक्स असेसर, एक है EO और RO सेकंड। ये तीनों प्रमोशन होके कहाँ पहुंचते हैं? या तो EO थर्ड पे पहुंचेंगे या RO फर्स्ट पे पहुंचेंगे। अगर EO फर्स्ट है तो भी RO फर्स्ट पे पहुंचेगा। किस पे पहुंचेगा? RO फर्स्ट में भी जा सकता है और EO थर्ड में भी जा सकता है। किसमें जा सकता है? RO फर्स्ट और EO थर्ड। अब आप समझोगे जो EO फोर्थ है उसका ग्रेड पे है 42। कितना है ग्रेड पे? 42। और RO सेकेंड है, उसका ग्रेड पे है 48। और टैक्स असेसर होता है TA, उसका ग्रेड पे होता है 48। ये तीनों प्रमोट होंगे, या तो कहां पहुंचेंगे? EO थर्ड में या RO फर्स्ट। और इसका ग्रेड पे होता है 100। कितना ग्रेड पे होता है? तो मतलब समझे तो ये 4200 वाला सीधा 100। उसके बाद में 6000 का ग्रेड पे आता है, जिसमें ये अपना EO सेकेंड होता है। और फिर 6700 ग्रेड पे होता है, उसमें पहुंचते हैं आई। और उसके बाद में कई अभी जो नई कुछ पोस्ट क्रिएट की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें सीनियर कमिश्नर की पोस्ट पे जाता है, जिसका ग्रेड पे 6। अमूमन 5 से 6 साल में प्रमोशन हो जाता है। कितने साल में? मिनिमम 5 साल और 6 साल। जैसे हमारे साथ साथी जो 2008 बैच में बढ़े थे, वो सब भी सवाई होते। 2008 बैच के जो RO लगे थे, चाहे EO लगे थे, पूरे के पूरे 6700 ग्रेड में थे। और 6700 ग्रेड पे का बेसिक क्या होता है वो देख लेना। पर वो जो ये जो पूरी की पूरी ऊपरी जो पद है, ये सब के सब प्रमोशन के जरिए होते हैं, बढ़े जाते हैं। ये सचिव हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। तो कहने का मतलब है, अगर नगर पालिका में आपको आयुक्त के पद पे जाना है, या EO थर्ड पे जाना है, या EO सेकंड पे जाना है, तो इसी के जरिए। अब आप पूछोगे कि ये EO सेकंड, EO थर्ड और EO फोर्थ ये अलग अलग डिवाइडेशन क्यों कर रखा है? तो इसका एक कारण है। कारण ये है कि जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज का गठन किया गया है। अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी का किस प्रकार गठन किया गया है? जैसे मान लो किसी म्यूनिसिपैलिटी में जनसंख्या है, तो सर्वप्रथम वो फोर्थ क्लास म्यूनिसिपैलिटी बनती है। कौन सी बनती है? फोर्थ क्लास। उसके बाद में थर्ड क्लास, फिर सेकंड, और फिर नगर परिषद बनती है, और उससे ऊपर होता है नगर निगम। नगर निगम में भी कई बार जो ये आयुक्त होते हैं, इनको डिप्टी कमिश्नर लगाते हैं, उपायुक्त कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? DC कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उपायुक्त। ये तो आपको चीज समझ में। अब कुछ लोगों के सवाल है, साहब हम तैयारी बाद में करेंगे, सर्वप्रथम फॉर्म भरे तो हम वरीयता क्या करें? तो वरीयता भरने के लिए
वो ये है कि मान लो 10 पदों पे प्रमोशन करना है, आगे सब पद समान होते हैं। ईयू फॉर प्रमोशन में आगे कौन कौन जाता है? ईयू फॉर, आरओ सेकेंड, टैक्स असेसर और एक ओपी सुपरिटेंडेंट होता है जिन्हें सहायक प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। इनके लिए मान लो 10 पदों पे प्रमोशन करना है। कितने पदों पे करना है? 10 पदों पे। तो 10 पदों पे प्रमोशन करेंगे तो से इसमें ईयू देंगे। क्या लेंगे? से ईयू फॉर लेंगे और 2 आरओ सेकेंड लेंगे और एक टैक्स असेसर लेंगे और एक ये ओपी सुपरिटेंडेंट जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसे लेंगे। कुल कितने पद हो गए? 10। तो ईयू फॉर जो बनेगा उसको फायदा ये होगा कि उसका प्रमोशन थोड़ा जल्दी होगा, उसकी संभावना ज्यादा है। परंतु वर्तमान में स्थिति ये है कि आरओ की वर्तमान में 14 पोस्ट है। कितनी है? 14 आई है अभी और 63 है जो ईयू फॉर की आई अभी जो बनती आई। तो जब आरओ का होगा प्रमोशन तो इनका भी हो जाएगा, परंतु आगे आरओ के प्रमोशन बहुत कम रहेंगे। और फिर आप मान लो ये प्रमोशन हो गए, ईयू फॉर, ईयू थर्ड बने या आरओ फर्स्ट बने, इनका जो प्रमोशन है आगे इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे जो है वो उसी प्रकार रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। परंतु यहाँ से ईयू फोर्थ से ईयू थर्ड में जाने के लिए, आरओ फर्स्ट में जाने के लिए जो वरीयता है वो ईयू फोर्थ को थोड़ी ज्यादा है, परंतु इनका ग्रेड पे 42। अब आप पूछेंगे हम आरओ बने या ईयू बने? ईयू होता है प्रशासनिक अधिकारी होता है, परंतु वर्तमान में जो सरकार का सिस्टम है, ईयू और आरओ दोनों प्रशासनिक पद है, परंतु वर्तमान में जो सरकार का सिस्टम है उसमें आज तक होता ही आया है। अभी कोई हाईकोर्ट में एसएलपी दायर हुई है, उसमें थोड़ा सा किया है कि नगर परिषदों में केवल जो कमिश्नर है उन्हीं को आयोग लगाया है। इससे पहले, आज से ठीक 6 महीने से पहले ये था कि आरओ जो सेकंड था वो भी कमिश्नर बन सकता था, ईयू फोर्थ था वो भी कमिश्नर बन सकता था, क्योंकि बहुत सारे पद खाली थे। तो एक आरओ है वो भी नगर परिषद का आयुक्त बन सकता है, ईयू फोर्थ है वो भी बन सकता है, आयुक्त है वो ईयू थर्ड क्लास म्युनिसिपैलिटी जा सकता है। ये इस प्रकार का एक सिस्टम बना हुआ है। ये तो हो गई अपनी वरीयता। वरीयता किस पर है? तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप ईयू फोर्थ को, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम 20 पोस्टें आरओ की थी करीब और ईयू की 30-35 के आसपास पोस्टें थी। तो उस टाइम क्या था कि मेरे को नगर पालिका के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम मैंने जब एज ए आरओ सेलेक्ट हुआ तो नगर पालिका पहली बार नगर परिषद पाली में एज ए आरओ ज्वाइन की, तब देखी नगर पालिका नाम की कोई चीज़ होती है। क्योंकि अपना जिंदगी में ग्रामीण परिवेश से है तो अपना ज़्यादा काम नहीं रहता है। अपना काम रहता है तो वो रहता है लगभग ग्राम पंचायत है या पटवारी है, ग्राम सेवक है, इससे ज़्यादा अपना ज़्यादा काम नहीं पड़ता। उन्होंने अधिकतम पढ़ा तो तहसील लेवल पर पढ़ा, इससे ज़्यादा अपना काम एज ए स्टूडेंट अपना ज़्यादा काम नहीं लेता। इसलिए मैंने उस टाइम भरा था। उस टाइम मेरी फोर्थ रैंक थी राजस्थान में और मैं ईयू नहीं भर पाया। ईयू भरता तो हो सकता था मेरे को प्रमोशन में थोड़ा फायदा हो जाता, पर तो आगे हो जाएगा ज़्यादा, इसमें दिक्कत वाली बात। ये तो हो गया वरीयता बढ़ने का सिस्टम। अब आप पूछेंगे इस प्रशासनिक सर्विस में क्या क्या लाभ है, किस प्रकार हमें हम करें तो तैयारी क्यों करें, हम खुद को बूस्टअप क्यों करें। जब मैंने तैयारी करी थी, मैंने क्यों की थी ये कारण बता दूं। मैं एज ए पटवारी कार्यरत था यहाँ और मेरा ग्रेड पे था 2400। कितना ग्रेड पे था? 2400। 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी बनती थी, कटौती हो गई। मैंने ये तैयारी ये सोच के की कि ग्रेड में ये 2400 है और आरओ का 4800 है, तो मैं सीधा डबल वेतन पे सका। सिर्फ इतना ही पता था, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि ईयू में क्या फ़ायदा है, आरओ में क्या फ़ायदा है, इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक नरपत सिंह जी अभी लगे हुए हैं हाल कमिश्नर दुर्गुन, उनसे वो उस टाइम सेलेक्ट हुए थे, तो उनसे थोड़ा मैंने गाइड लिया था। तो उन्होंने कहा था कि आपको तैयारी ये करनी चाहिए। अब आप खुद को बूस्टअप कैसे करोगे, किस प्रकार करोगे? मान लो आप सीधा आरओ पे सेलेक्ट होते हो या ईयू पे सेलेक्ट होते हो, किसी में भी सेलेक्ट हो, तो आप खुद को बूस्टअप कर सकते हो कि 4800 ग्रेड पे है तो सीधी फर्स्ट ग्रेड के बराबर नौकरी तो
है ही है, खुद को फर्स्ट ग्रेड मानते हुए ये मान लेंगे हम फर्स्ट ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। इसके लाभ हानि अगर नहीं देखें, इसके प्रशासनिक फायदे नहीं देखें, इसके बहुत सारी चीजें मान लो भुला दी जाए तो ही, परंतु ये सीधा सा फायदा है कि आप 48 को पहुंच जाते हो और फर्स्ट ग्रेड बढ़ जाते बिना किसी बीएड एमए डिग्री किए, ओनली ग्रेजुएशन के बेस पे आप कहाँ पे पहुंच जाते हो 28। अब इस प्रशासनिक सेवा की क्या क्या एज अधिशासी अधिकारी मान लगता है कोई या ईओ लगता है या कमिश्नर लगता है, तो उसके पास राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी शक्तियां सरकार ने उनको दी है। उस नियमों और कानूनों के दायरे में रहते हुए उसमें आप शहर के गरीब पीड़ित और अन्य प्रकार के कार्य, जिसमें शहर के मान लो कोई गरीब है, पीड़ित है, जिनकी आप किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इस राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है जिसमें इनका बहुत ज्यादा स्कोप है बदला बहुत ज्यादा। आप डायरेक्ट उन लोगों को सहायता मिलेगा, क्या क्या करवा सकते हो, उनको पट्टा दिलवा सकते हो। अभी राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के साथ एक कैंपेन चल रहा है जिसमें राज्य सरकार गरीबों के पट्टों के लिए विशेष प्रकार की छूट दे रही है शहरों में। और क्या कर सकते हैं, और अभी इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई है, इंदिरा गांधी क्रेडिट शहरी रोजगार गारंटी योजना हुई है शुरू, जिस प्रकार अपने गांव में मां नरेगा होती है उसी एजेंडे पर ये इंदिरा गांधी से, इस प्रकार एनयूएलएम एक योजना है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके अंदर आप लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं, उनको लोन दिलवा सकते हैं। मतलब आप समझे तो एक व्यक्ति शहर का जो निवासी है उसके जन्म से लेके मृत्यु तक का जो सफर होता है वो पूरा का पूरा नगर पालिका से कहीं न कहीं बंधा हुआ है, कहीं भी जो यदि शहर में व्यक्ति निवास करता है। शहर की सफाई है, सड़कों का निर्माण है, पार्कों का, मतलब शहर के अंदर समस्त प्रकार के जो कार्य करने वाली जो संस्था होती है, जो बॉडी होती है, वो नगरीय निकाय या नगर पालिका होती है। ये इस सेवा के फायदे। अब आप कहेंगे साहब ये आप तो चीज समझ गए कि हमें तैयारी क्यों करनी चाहिए, हम इस प्रकार लोगों की सेवा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तैयारी किस प्रकार की जाए और किस प्रकार एग्जाम रहेंगे, क्या सिलेबस है। तो अभी आपने आरपीएससी का नोटिस देखा है जिसमें मई 2023 के अंदर एग्जाम, तो करीब कितने, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, करीब 8 महीने आपके पास है। कितने महीने? 8। अगर एक व्यक्ति चाहे बढ़िया ढंग से चित लगा के पढ़ाई करे तो 8 महीने में आप व्यक्ति आराम से आरएस जैसा एग्जाम निकाल सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। अगर व्यक्ति तैयारी करना चाहिए, आप लोगों में से कोई खुद को अगर ज्वलंत करके खुद को तैयार करके, तो 8 महीने में ज्यादा सिलेबस है। मैं मेरा बताऊं, जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था, जो आपका जो सिलेबस अभी दे रखा है 3 पार्ट में बांट रखा है, वो हमारे टाइम के सिलेबस का केवल और केवल 30%। हमारे 100 सिलेबस था, तो आप समझो कि आपके लिए 30 सिलेबस है। किस प्रकार बताऊं, उसमें हमारे पॉलिटी थी, हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स थी, इंग्लिश थी, मैथमेटिक्स थी, साइंस थी, राजस्थान नगर पालिका एक्ट था, हिंदी थी। आप समझे लगभग ऐसा कोई पार्ट करंट था, ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो पीछे हो। जहां तक अपन ने आज तक जो पढ़ा है उसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो इस सिलेबस में, ये इतना सारा लंबा चौड़ा सिलेबस था। अब सिलेबस है जो आप समझो, आप मान रहे हो, देख मान रहे हो नहीं मान रहे हो, जब ये इतना सारा था, राजस्थान जी के पूरा आ गया जैसे, तो ये 100 था, ये कितना है
30। ये बात तो मान रहे हो नहीं मान रहे हो? अब राजस्थान नगर पालिका, अब आपके जो सिलेबस में उस टाइम हमारे राजस्थान जो नगर पालिका एक्ट था केवल 10% था। 10% मतलब 120 में से कितने सवाल? 120 का 10% कितना होता है? 12, केवल 12 सवाल। और अब आपके 120 में से 40 सवाल है। कितने सवाल है? 40। इस प्रकार 3 भागों में सिलेबस बटा हुआ है। ये 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं और ये 40 क्वेश्चन पॉलिटी है ना, पॉलिटी के हैं आपके। ये सिलेबस मेरे सामने पड़ा है, हाँ पॉलिटी है ना, क्या हुआ? तो लगभग ये सिलेबस का आपका विभाजन है। तो पहली बात तो ये है कि आप खुद को तैयार कर लो कि हाँ मुझे ये तैयारी करनी है। मैं बताऊँ मैंने तैयारी कैसे की। 2013 का आरएएस था एग्जाम, जिसको 2016 में आरपीसी पुनः कंडक्ट करवा रही थी। 3 महीने की मैंने तैयारी कर रखी थी छुट्टी लेके। मेरे स्वर्गीय गुरु जी थे जगदीश सिंह जी, उन्होंने कहा बेटा ये जो एग्जाम है ये यूआर वाला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है और ये तू इजीली निकाल सकता है, तेरे को यही तैयारी करनी चाहिए। और जब हम लोग तैयारी करते हैं खा पी के एग्जाम के पीछे पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिविटी के कुछ लोग होते हैं, नकारात्मक किस्म के कुछ लोग होते हैं जो हमें इस प्रकार हतोत्साहित करते हैं कि ये तो पोस्ट है बिक गई, ये तो ये हो गया, इसमें तो करप्शन है, इसमें ये हो जाएगा, कहाँ सिलेक्शन। तब हमारे जो एग्जाम हुआ था उस टाइम ऑनलाइन एग्जाम था, तो आपका कहाँ सिलेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा। उसी दौरान मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था, फर्स्ट एग्जाम हुआ था फिर कैंसिल हो गया। तो इसमें लोग आपको बहुत ज़्यादा कहेंगे, भड़काएंगे कि ये पेपर बिक जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर अपनी तैयारी को भले आप यूआर में नहीं कर रहे हैं, 3rd ग्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई तैयारी करें, अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लो। जैसे मान लो आपके 50 किलो अगर वेट उठाने की क्षमता है तो 30 किलो आप आराम से उठा। अगर आपकी क्षमता का विकास आपने इतना कर रखा है कि आप 50 किलो वेट अगर उठा सकते हो तो 30 किलो 1 दिन से आप उठा सकते हो इजीली। तो जो पेपर ले जाने वाले होते हैं, जो लोग पेपर बिक जाते हैं, आउट हो जाते हैं, हालांकि हमारे ज्यादातर नहीं होता, पर अपन ये मान लो हो भी जाए तो उसमें कितने होंगे, 1 या 1 या 2 के एग्जाम होंगे। और आजकल तो आरपीसी बहुत बढ़िया एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इस प्रकार की अफवाहें सुनना भी अपने लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की नकारात्मकताओं से हमेशा दूर रहना चाहिए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये अपने को पीछे धकेलने वाली चीज है। और आप अगर 50 पे तैयारी कर लेते हो तो कोई माई का लाल नहीं है तो आपको इस एग्जाम के सिलेक्शन से आपको कोई रोक सके। क्यों नहीं रोक पाएगा? इसलिए नहीं रोक पाएगा कि आपकी क्षमता ही होगी। जैसे इस पर अब की बात बताऊं मैं, जैसे आरएएस में था 2021 का, पिछली बार मेरे नंबर कम आए थे, अब की बार मैंने खींच के तैयारी की, मैंने कहा बढ़िया तैयारी करेंगे। 82 मेरी ट्री, 120 नंबर आए थे। कहाँ 82? 1.5 गुने नंबर ले आओ आप, आपको पीछे धकेलने वाला कौन है? आप जो तैयारी कर रहे हो उसको इस प्रकार तैयार करो कि जो अपने मेरिट के नंबर है उससे 10-20 नंबर ज्यादा है। फर्स्ट बार जब मैंने पटवारी दिया था 2011, उसमें भी यही हुआ था, एम कांटे पे था, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2013 था, उसमें मेरे मेरिट से 20 नंबर ज्यादा थे। हाँ, एक बार असफल होते हो, एक विद्या का, एक सरस्वती का एक वरदान रहा है कि सरस्वती कभी आपको वापस लौटने नहीं देती या अपना इनपुट है जो आउटपुट के रूप में वापस नहीं देती, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा आपको 2 गुना बढ़ा के देगी। मान लो आपने 3rd ग्रेड की तैयारी करी है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये सोच के चलो, मान के चलो कि तैयारी कर रहे हो तो आपको भगवान बहुत बढ़िया देने वाला है। जो वर्तमान में कर रहे हो उससे बेस्ट देगा, वो 100% है। पर बात सब ये है कि आप उसके लिए तैयार है। अब आप कहेंगे साहब हम तैयारी किस प्रकार करें, क्या क्या करें? माना जाए राजस्थान जी के, इसके लिए बुक्स जो रहेगी वो ये रहेगी, प्रायोरिटी पहली जो प्राथमिकता है आपकी वो 9th और 10th की जो वर्तमान में राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही है वो करनी है। पहली प्राथमिकता ये है राजस्थान जीके के लिए, राजस्थान जीके के लिए जो पहली प्राथमिकता है
वो 9th और 10th की जो वर्तमान में राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स चल रही है उन बुक्स को आपको पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान की जो हिस्ट्री है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लक्ष्य राजस्थान मेरी पहली प्राथमिकता है। लक्ष्य राजस्थान आती थी, अभी बड़ी कर दी है उन्होंने, 2 भागों में बांट दी। अगर पुरानी 2016 या 17 भी किसी के पास हो जिसमें एक ही लक्ष्य आती थी, कितनी आती है? एक ही लक्ष्य आती थी, उसमें हिस्ट्री जो दे रखी है वो हिस्ट्री आप पूरी पढ़ लो और 9th और 10th की बुक्स पढ़ लो, 100% आपका सिलेबस लगभग कवर हो ही जाता है। और ये केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं है, राजस्थान के सभी प्रकार के एग्जाम जो राजस्थान जी के आप पढ़ रहे हैं, मान लो किसी का फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं आप, नीट की कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं, तो उसके लिए 9th और 10th की बुक्स को प्रायोरिटी दें। और राजस्थान की जो लक्ष्य राजस्थान 2016-17 की, हाँ आप अगर कोचिंग की किसी की क्लास ले रहे हैं तो ले रहे हैं, उससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्लास नहीं ले रहे, पर उसको थोड़ा लिमिटेड करके आप समय को मैनेज करते हुए किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी बात, राजस्थान का जो इकोनॉमी है ना, इसमें थोड़ी चीज है नहीं है, केवल जियोग्राफी है। हाँ तो जियोग्राफी है, उसके लिए जो लक्ष्य राजस्थान का फर्स्ट पार्ट आता है अभी जो चल रहा है, फर्स्ट पार्ट जो वर्तमान में आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्य राजस्थान का जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है उसमें जियोग्राफी वगैरह दे रखी है, उसको अच्छे से पढ़ लें। और सिलेबस जो दे रखा पॉइंट वाइज दे रखा आपको, ज़्यादा उसमें डरने वाली बात। अब सेकेंड पार्ट रहा राजस्थान, भारत की राज्य, भारत का संविधान, उसमें अलग अलग तरीके की चीजें हैं। किस प्रकार है मैं बताऊं। पहली बात तो जो 11th और 12th की, 11th या 12th की, जिसमें भी भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, तो अब नहीं चल रही है एनसीईआरटी से जस्ट पहले की बुक, एनसीईआरटी से जस्ट पहले की जो बुक थी उसमें भारत का संविधान है थोड़ा बढ़िया दे रखा है, आप उसको थोड़ा पढ़ोगे तो बढ़िया बेटर बन सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक लक्ष्मीकांत बुक आती है, भारत की राज्य व्यवस्था, उसमें से जो आपके सिलेबस में पॉइंट है उन्हीं को पॉइंट टू पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो आपके करीब 300 से 800 के आसपास पेज होंगे, उसको पढ़ लें। इसके अलावा अगर ये लक्ष्मीकांत सहन नहीं करते हो तो एक लक्ष्मी नारायण बुक आती है, फर्स्ट ग्रेड की वगैरह नहीं आती है, उसमें से पढ़ें। और भी आपके सोर्सेज हो, पॉलिटिकल सिस्टम आपको कहाँ से पढ़ना, अरियन की एक बुकलेट आती है, छोटा सा एक बुक का, उसको पढ़ लें। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके बढ़िया से बैलेंस तैयारी हो सकेगी। अब आपके जो संयम का जो बेस है वो ये रहेगा, क्या रहेगा, राजस्थान नगर पालिका है, ये जो सारी बड़ा सिलेबस है, आप मान के चलो 100% जो सिलेक्शन का बेस बनेगा वो ये दोनों चीजें इसमें आपके, हाँ बैलेंस तैयारी करनी है, पर जो सिलेक्शन का बेस है वो, मैं मेरा अनुभव बताऊँ, हमारे 12 आए थे राजस्थान नगर पालिका एक में, राजस्थान नगर पालिका एक में 12 ट्यूशन आए, उसमें आपका जो सिलेबस है उससे मेरा 2 गुना सिलेबस था, भवन निर्माण अनुमति नियम और ये बहुत ज्यादा था, तो उसमें 12 में से मेरे उसमें 11 सवाल थे, और वही मेरा सिलेक्शन का बेस, बाकी लंबा छोटा सिलेबस है। तो आप इस चीज को बढ़िया से ढंग से पढ़ें रटें। 2 ही तरीके होते हैं, पढ़ना और रटना। रटना क्या है, लोग कुछ कहते हैं कि रटना बुरी चीज है, ये है वो है, मैं तो नहीं मानता। कई चीजें रटने से ही याद हो सकती है, जिनको आप बार बार किसी चीज को दोहरा रहे हो तो क्या है, रटना ही है, और क्या है। एक बार नहीं 5 बार किसी किताब को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, रटना ही तो हुआ, और क्या हुआ। तो इन चीजों को आप किस प्रकार बढ़िया कर सकते हैं, राजस्थान नगर पालिका है, इसमें मैं आपको बता दूं जो सिलेबस है ज्यादा विस्तृत नहीं है, ये अधिकतम 300 पेज का, कितने पेज का है, 300। इसमें पहली चीजें आपके राजस्थान नगर पालिका
राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2000। पहले दूसरी क्या चीज है? दूसरा है राजस्थान नगर पालिका कार्यान्वयन। राजस्थान नगर पालिका क्रय एवं अनुबंध नियम 1970 क्या सामान्य क्रियान्वयन और राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम। नियम 2000। और तीसरा जो है आपका चौथा राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। जो समितियां हैं, समितियां कौन सी? जो नगर पालिका एक्ट के तहत वार्डों के तहत जो कार्य करवाए जाते हैं उसमें अलग अलग वित्त समिति होती है, स्वच्छता समिति होती है, इस प्रकार की जो समितियां होती है उन समितियों की क्या शक्तियां होगी और क्या कर्तव्य होंगे 2009 का जो एक्ट है नियम बने हुए उसमें दे रहे। ये तो हो गया सिलेबस। चौथा जो है राजस्थान शहरी क्षेत्र में संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं। एक है, पहला है स्वच्छ भारत मिशन जो 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो शुरू किया गया, वो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में शुरू किया गया, वो है। दूसरा है इंदिरा रसोई 20 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसमें 8 रुपये के अंदर शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र का कहीं का व्यक्ति हो इंदिरा रसोई के अंदर भोजन दिया जाता है। पहले 12 रुपये सरकार अनुदान देती थी संबंधित संस्था को और वर्तमान में 17 रुपये अनुदान देती है। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई और 2022 तक सभी को आवास के प्रकार मिले, शहरी क्षेत्र में शुरू की गई है। अब है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये अभी इसकी 9 तारीख को शुरू की गई है। इसमें जिस प्रकार मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी दिया जाता है। और अमृत मिशन है, हरदी योजना है, ये शहरी क्षेत्र की कुछ विशेष योजनाएं हैं जो अजमेर बगीराना में लागू है। और एक अभी मैंने बताई थी NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और एक इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई और जिसके अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाता है। और ये योजनाएं कहाँ से बढ़ेंगे? एक तो अपने शहरी क्षेत्र की योजनाएं आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, परंतु इसमें जो अपना आर्थिक समीक्षा है 2021-22 की, उसके अंदर 7 नंबर यूनिट है शहरी एवं आधारभूत सिस्टम है, इस प्रकार उस नाम से, तो उस यूनिट में ये सभी प्रकार की आपको योजनाएं और मिल जाएगी। और भी आप अगर ऑनलाइन सर्च करना चाहो UDS की साइट पे जाके, तो ये योजनाएं आपको मिल जाएगी। राजस्थान नगर पालिका एक्ट आप कहाँ से, ये चीजें आपको एक और है, मैंने बताया कि ये जो चीजें सब इंक्लूड कर लिया। अभी एक मामला पब्लिकेशन है, मैंने यही बुक पढ़ी, मैं आपको जो सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैंने यही बुक पढ़ी थी, तो इसमें से 100% आया था मामला पब्लिकेशन। ये कंक्लूजन करके 5 प्रकार का जो यूनिट है ये एक करके और इसमें डाला गया है, ये जो योजना है पूरी थी। अब आप कहेंगे साहब 100% क्यों आता है? 100% इसलिए आएगा क्योंकि राजस्थान नगर पालिका एक्ट है ये 2009, इसके में 300 ऐसा 300 के आसपास जो धाराएं हैं, वो जो धाराएं हैं उसमें किसी प्रकार का नियम में कोई संशोधन किया जा सकता है? कोई संशोधन संभव नहीं। ये जो क्रय विक्रय के नियम है, ये भी एक प्रकार के नियम है, एक सीमित है, इसमें ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ये जो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम है, ये नियम है, इनमें किसी प्रकार का ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इसलिए आप बढ़िया से 4 से 5 बार इस चीज को रखते हुए याद करते हो। इसमें आप लगभग अगर आप चाहो तो 40 में से कम 35 नंबर आप आराम से ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता।
और ये 35 नंबर है वो आपके सिलेक्शन का बेस्ट है। कुछ लोग होते हैं जो आपको पीछे धकेलते हैं, इसमें तो केवल और केवल कितनी है 14 पोस्ट हैं और ये पोस्ट हैं 10 लाख फॉर्म भरे गए, 20 लाख भरे गए, इसमें कहाँ है क्या है। परंतु हमेशा पाता कौन है? जो मेहनत करता है, जो रात दिन एक करके लगा रहता है, वो 100% पाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं, अगर आप मेहनत करते हो तो इसमें आपका सिलेक्शन कोई नहीं। और ये चीज़ मैंने आज जो क्लास बनाने की या फिर ये वीडियो डालने की जो या फिर वीडियो बनाने की कहें या आप लोगों को गाइड करने की इसलिए सोची कि जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे को गाइड करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। किसी व्यक्ति ने मेरे को ये नहीं बताया था कि इस प्रकार की, मेरे गुरुजी जरूर थे, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया पोस्ट है, अगर इस पर तैयारी करता है तो सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रशासनिक सेवा है और शहरी क्षेत्र की बहुत बेस्ट सेवा है। अगर तैयारी करते हैं आप तो 100%। और मैं चाहता हूँ कि बार की बार मेरे अगली बार शायद बढ़िया अच्छे से हो। जब हमें भर्ती में लिया गया था तो उस टाइम CR प्रायोरिटी भरवाई थी, अगली बार आपने दूरी है, उस टाइम EO थी, RO थी, RI थी, ARI थी, CR प्रायोरिटी भरवाई गई थी। तो ज़्यादा इसमें आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करते हैं, तय दिल से करते हैं और रात दिन एक करके करते हैं, तो मैं आपका से वादा करता हूँ कि इसमें आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगली बार में हमने कम से कम 3 से 4 लोग तो सिलेक्शन, हम 2 थे, एक बाबूलाल जी थे सिंधरी के और एक मैं सेलेक्ट हुआ। तो आप बढ़िया से तैयारी करें। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं